आरोग्य। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं अपूर्वा और आप सबका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, जोड़ों का दर्द सबसे कॉमन और सबसे परेशान करने वाला दर्द है। जैसे ये दर्द बढ़ते जाता है वैसे उठना बैठना कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बढ़ती उम्र के साथ बढ़ने वाले इस दर्द को कैसे दूर रखें, कैसे रखें हमारे जोड़ों को पेन फ्री और हेल्दी, कैसे बचे इन सारी सर्जरीज और ऑपरेशन से, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद है हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर अविनाश चिंपी। इनके पास आयुर्वेद में एमडी है और ये कई सालों से आयुर्वेद की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। डॉक्टर जी, जैसे मैंने अभी कहा, बढ़ती उम्र के साथ ये दर्द बढ़ते जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। आयुर्वेद में जो व्याधियां हैं या फिर आयु काल के अनुसार दोष बढ़ने की जो उम्र है, कौन से उम्र में कौन से दोष ज़्यादा दिखते हैं वह बताया गया है। जैसे कि 0 से 16 साल की उम्र तक कफ, ये जो दोष है ये प्रबल रहता है शरीर में, तो इस वजह से कफ की बीमारियां दिखती है। वैसे ही 16 से लेकर 40 या 50 तक पित्त की प्राबल्यता शरीर में दिखाई देती है, और उसी प्रकार 40 और 50 के बाद में बूढ़े तक, मतलब 70-80 साल की उम्र तक आपको वात की प्रबलता दिखाई देती है। तो ऐसे समय में वात दोष ज्यादा होने के कारण बूढ़े लोगों में आपको ये वात की बीमारियां ज्यादा दिखती है, यानी कि जोड़ों का दर्द ज्यादा दिखता है। ये जो जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, या फिर संधियों से लेकर कोई भी बीमारी हो, या फिर हड्डियों की दर्द हो, ये सब वात की ही बीमारियां हैं। इसीलिए बूढ़े लोगों में आपको ये जो जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, ये सब ज्यादा दिखता है। जी, तो इस दर्द से कैसे बचे? बुढ़ापे में ये दर्द ज्यादा ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? जी, सही कहा आपने। वैसे तो आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, यह सब स्वस्थ ऋतु की, मतलब स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रखने के लिए पहले से ही बताया गया है। इसलिए आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में पहले आपको यह बताया जाता है, स्वस्थ ऋतु बताया जाता है कि आपको दिन में क्या क्या करना चाहिए, आपको कौन से कर्म प्रधानता करने चाहिए। जैसे कि सिर में तेल लगाना, उठने के बाद आपको दंत धावन यानी कि ब्रश करना, उसके बाद में आंखों में आपको अंजन करना, उसके बाद में आपने कानों में तेल डालना चाहिए, नाक में दवाई डालनी चाहिए या फिर दवाई युक्त तेल डालना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी विधियां आपको दिनचर्या में, मतलब कि दिन भर में क्या क्या करना चाहिए वो बताया गया है। तो ऐसी सारी। डॉक्टर सर, मुझे एक डाउट था जी, नाक या कान में तेल डालने से जोड़ों के दर्द से कैसे बचते हैं हम? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए कैसे रहता है, वात दोष जो है ये उसके जो गुण है, तत्र रुक्ष सूक्ष्म चला अनिला, मतलब क्या, तो इधर जो बताया गया है ये वात दोष जो है ये सूक्ष्म है, ये रुक्ष है मतलब रूखा है, हाँ। ये चल है यानी कि ये कहीं पे भी फैलता है। आप देखेंगे कभी ये जोड़ों में दर्द है तो कभी दूसरे जोड़ में दर्द है, तो ये उसके सारे उसके गुण बताए गए हैं वात दोष के। और तेल के जो गुण है वो इसके कंप्लीटली अपोजिट है। मतलब अगर आप तेल के गुण देखेंगे तो वो स्नेह है, मतलब क्या, वो उसका ल्यूब्रिकेशन इफेक्ट है, मतलब वो चिपचिपा है। तो रुक्ष गुण के खिलाफ वो काम करता है। चल गुण के लिए भी ये जो द्रव है वो ज्यादा गाढ़ा है, तो ऐसे समय में वो उसके विरुद्ध काम करता है। इसी प्रकार से तेल लगाने से आपके शरीर का जो वात है वह दोष कम होने में मदद होती है और आपका जोड़ों का दर्द कम होता है। तो आंख में, नाक में तेल डालने की वजह से और कर्णपूरण यानी कि कान में तेल डालने की वजह से जो उत्तमांग यानी कि ऊपर की जो बीमारियां है, जो ऊपर की वात की बीमारियां हैं, वो कम होने में मदद होती है। आपको आपने सुना होगा, कान में तेल डालकर सुनिए या फिर आंख में तेल डालकर आपको देखिए। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि तेल ऐसा है जो वात को कम करता है। आयुर्वेद में वात के ऊपर सबसे श्रेष्ठतम कोई औषधि बताई गई है, वो है तिल का तेल। उसके बाद में स्नेह, वसा, मज्जा, यह भी स्नेह उसमें बताए गए हैं। तो तेल का इस्तेमाल करने से, पूरे बदन को तेल लगाने से ये सारे फायदे होते हैं और वात दोष कम होता है और जोड़ों का दर्द भी कम होता है। और एक बात मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में बहुत सारे औषधि तेल वर्णित है, तो इन सब के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना है वो आप चिकित्सक के परामर्श से ही इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा पूरे बदन में भी तेल लगाना बहुत अच्छा रहता है, मतलब जिसे कि अभ्यंग कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि शरीर में जो तेल है, अगर वो आपके शरीर में अंदर लगाने से वो जो अंदर चला जाता है, उसके कारण आपका जोड़ों का दर्द,
अच्छा हो जाता है, आपकी स्किन अच्छी होने लग जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है, उसके कारण आपको जोड़ों का दर्द होता ही नहीं। तो अगर आप बचपन से लेके जवानी तक अगर आप रोज और यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी अगर आप तेल रोज लगाते रहेंगे शरीर को, तो आपको संधियों की बीमारी, जोड़ों का दर्द होगा ही नहीं, यहाँ तक कि वो बहुत कम हो जाएगा। और इस प्रकार से पूरे बदन को तेल की मालिश करने से आपको जोड़ों का दर्द जो है वो अगर है भी तो वो कम हो जाएगा। जी, काफी बार सबको लगता है सिर्फ बढ़ती उम्र के साथ ही जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है या बूढ़ों में ही जोड़ों का दर्द मौजूद होता है, पर आजकल बहुत सारे युवकों को भी जोड़ों का दर्द होने लगा है, फोन की वजह से, नीचे देख देख के, या पोस्चर खराब होने की वजह से, या बहुत सारे अलग अलग कारणों की वजह से। तो उसके लिए क्या किया जाए, उससे कैसे बचा जाए? जी बिल्कुल सही कहा अपूर्वा जी। आजकल क्या हो गया है, आईटी इंडस्ट्रीज वगैरह, सिटिंग जॉब है, कंप्यूटर पे वर्क है, इसके कारण क्या होता है कि गर्दन का जो है एक ही मूवमेंट, गर्दन की मूवमेंट नहीं हो पाती है, वो यहाँ पे स्टकअप होके काम करते हैं। तो ऐसे नव युवकों में भी आपको गर्दन का दर्द देखने को मिलता है, तो उनके इसमें आपको यह वात की बीमारी बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, यानी कि आपके जो काम करने के तरीके हैं उसके कारण होते हैं। इसके अलावा क्या है, तो आजकल के नौजवानों का खाना पीना वही सब बहुत खराब हो चुका है। वो फास्ट फूड खाते हैं, दिन में कम से कम एक बार वो बाहर का कुछ खाते हैं, उसके अलावा तेल में तली हुई डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, या तो फिर बहुत रूखा खाना खाते हैं। उन लोगों में चीज़, बटर वगैरह ऐसी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि जो कि हर एक प्रादेशिक जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि महाराष्ट्र वगैरह या फिर जो कोस्टल रीजन्स है वहाँ पे बहुत हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस रहती है। ऐसी जगह पे पाचन तंत्र जो है वो जरा कमजोर रहता है, तो वहाँ पे हार्ड टू डाइजेस्ट चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऐसी चीज़ें खाने की वजह से क्या होगा, तो उनके अंदर शरीर में वात पित्त कफ बिगड़ने लग जाएंगे। रूखी चीज़ें खाएंगे तो क्या होगा, तो वात दोष बढ़ जाएगा। तो उसके कारण ऐसे नौजवानों में भी आपको जोड़ों का दर्द या फिर कमर का दर्द या फिर पीठ का दर्द ये सब दिखने लग गया है। उसके अलावा काम पे जाने के लिए लोग वाहन का इस्तेमाल करते हैं, जो टू व्हीलर वगैरह रहती है, और आजकल के रास्ते जैसे आपने देखे गड्ढे वगैरह रहते हैं, तो उनको जो उसकी वजह से जो धक्के बैठते हैं पूरे बदन में, तो उसके कारण कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिसका कारण उनका ये व्हीकल, टू व्हीलर वगैरह ये भी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नौजवानों में मोबाइल के इस्तेमाल का भी बहुत ज़्यादा उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो रात में देर तक नहीं सोना, उसके कारण वात दोष बढ़ जाता है। नींद ठीक से ना आना, यह एक वात दोष बढ़ाने का कारण है। तो ये वात दोष जब भी बढ़ता है, मतलब शरीर में जब वात बढ़ेगा, तो आपको हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सुई चुभोने जैसी पीड़ाएं, ये सब आपको देखने को मिलती है। तो ये जो घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, अगर ये सब चीजें वो अवॉइड करेंगे नौजवान, तो उनमें ये सारे दर्द होंगे ही नहीं। कई बार प्रोफेशन की वजह से कुछ चीजें अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे डेंटिस्ट है, उनको झुक के ही काम करना पड़ता है, जो प्रोफेसर है उनको झुक के ही पेपर चेक करना पड़ता है। तो वो इन दर्दों से, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। इन सब में पोस्चरल करेक्शन, यानी कि उनके बैठने उठने की तकनीक में चेंज करने की बहुत जरूरत है। जैसे कि सीधा बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना चाहिए। आप अगर फिर भी प्रोफेसर है या फिर आप अगर मतलब ऑफिस वर्क काम करते हैं, तो आपको बैठते वक्त आपकी कुर्सी की तरफ ध्यान देना जरूरी है। आपके कमर के पीछे एक आपका सिराना या फिर ऐसा उसको रेस्टिंग बोलते हैं, वैसा आजकल मिलता है आपको, तो वो रखना चाहिए, जिसके कारण आपके कमर के पीछे एक सपोर्ट आ जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, आपका पोस्चरल करेक्शन ठीक से हो जाता है, तो फिर आपको ये सारी दिक्कतें आएंगी नहीं। और ये लोगों ने, मतलब जिनको अभी ये प्रोफेशन है, डेंटिस्ट है या फिर प्रोफेसर है या फिर कुछ अलग और प्रोफेशन रहेगा, आईटी वाले हैं, तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए, आयुर्वेद में इसके ऊपर बहुत अच्छी से चिकित्सा बताई गई है। तो ऐसे लोगों ने नज़दीकी आयुर्वेद और पंचकर्म के सेंटर में जाकर हफ्ते में या महीने में 1 या 2 बारी बस्ती चिकित्सा लेनी चाहिए। पूरे शरीर को तेल लगाकर मालिश करनी चाहिए घर पे। वहाँ पे पंचकर्म में बस्ती के अंतर्भूत पूरे बदन को तेल लगाकर मालिश करना, फिर उसके बाद में औषधि काढ़े की स्टीम उसके शरीर को, मतलब रुग्ण के शरीर को दी जाती है, और उसके बाद में बस्ती दी जाती है, यानी कि एनिमा दिया जाता है। एनिमा ये जो है पद्धति, ये समझाने के लिए है, ये समझने में बस्ती जैसी ही है, लेकिन एनिमा सिर्फ पेट साफ करने के लिए होता है, ना कि बस्ती जो है वो वात की बीमारियों के लिए 50% ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है। तो आप ये ध्यान में रखिए, आपका अगर काम ऐसा है जो कि आपको आगे जाके जोड़ों का दर्द
हो सकता है, या फिर गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, जो भी हो, आपका काम अगर वैसा है तो आप पहले उसे समझ जाइए, ना कि उसका इंतजार कीजिए कि भाई मैं जब भी दर्द होगा तभी आप आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाएंगे। आप पहले से ही उसको पूरे बदन को तेल लगाना, गर्दन में तेल लगाना रोज, और 45 मिनट से ज्यादा एक ही पोस्चर में ना बैठना। कोई आईटी वाले प्रोफेशन वाले एक बार बैठ गए तो वो लोग 6-6, 8-8 घंटे तक उठते नहीं है, तो ये बहुत गलत है। उन्होंने क्या करना चाहिए, हर 45 मिनट के बाद, हर 30 मिनट के बाद उठकर थोड़ा सा हाथ पैर घुमाना, थोड़ी गर्दन इधर उधर करना, ये सब करना चाहिए। और ये आपके लिए ही फायदेमंद है, इससे आपका ही फायदा होने वाला है। तो ये बातें याद रखना, और एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श से बस्ती, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, ये सब करना चाहिए। तो आप भी याद रखिएगा, 30 से 45 मिनट बाद आपके बैठने की पोजीशन जरूर चेंज कीजिएगा। डॉक्टर साहब, कई बार 40 की उम्र के बाद या प्रेगनेंसी के बाद औरतों में जोड़ों का दर्द बढ़ने लगता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी बढ़ने लगती है, ऐसा क्यों होता है और इसका क्या उपाय है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। महिलाओं में कैल्शियम की कमतरता के कारण उनमें वात की विकार ये दिखते हैं, हमेशा से दिखते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद तो ये हमेशा आपको देखा जाता है कि उनमें कैल्शियम की कमी होती है। उसी प्रकार उनके जो महीना आता है, मासिक होने के बाद उनमें बहुत खून निकल जाता है, तो उसके कारण भी उनके शरीर में कैल्शियम की कमतरताएं आती है। तो इस वजह से उनको कमर दर्द, पीठ दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सारी बीमारियां दिखती है। और भी एक है, प्रेगनेंसी के बाद अगर उनका सिजेरियन डिलीवरी हुआ रहेगा तो उनको कमर का दर्द जनरली देखा जाता है। तो ऐसे महिलाओं ने क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी के बाद, मतलब यानी कि प्रसूति होने के बाद उन्होंने शेकड़ी यानी कि गर्म शेक लेना चाहिए, पीठ को, कमर को और पूरे बदन को लेना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसे बहुत से धूपन वर्णन है, यानी कि बहुत सी औषधि दवाइयों का चूर्ण धूपन के लिए इस्तेमाल करके उस धूपन से आपके पूरे बदन में जो वात बढ़ा है उसको कम किया जाता है। तो ऐसा बहुत सारा आयुर्वेदिक औषधियों का और चिकित्सा का इस्तेमाल करके महिलाओं ने और महिला वर्ग ने वात की बीमारियों का सामना करना चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं को जो कैल्शियम की कमी होती है तो उसके लिए आयुर्वेद में प्रवाल है, शंख है, शुक्ति है, ये इस प्रकार के जो भस्म है वो भी जो भस्म है ये सुधा वर्ग के भस्म है। इनमें कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में रहता है। आजकल आधुनिक दवाइयों में भी प्रवाल यानी कि कोरल और शंख, शुक्ति, कपर्दिक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बहुत कैल्शियम से भरपूर ऐसी दवाइयां हैं जो कि कैल्शियम की कमी होने के लिए आपने इस्तेमाल करनी चाहिए। महिलाएं ही नहीं तो बड़े बूढ़ों सबने ये इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ऐसा आयुर्वेद में दी गई ये जो दवाइयां है उसका इस्तेमाल करके महिला वर्ग और बूढ़े लोग भी जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। जी, एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऑपरेशन हो जाए, अभी बच्चे भी खेलते खेलते शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, कहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद रिकवर करने के लिए आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है? बहुत से लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि इनमें भी आयुर्वेद में इलाज है। हड्डी टूट जाना, हड्डी का सांधे से वो मतलब शोल्डर डिसलोकेशन या फिर कोई अलग संधियों का डिसलोकेशन, उसके लिए भी आयुर्वेद में इलाज है। इसके लिए लेपन चिकित्सा या फिर तेल की पट्टी करना, ऐसी सारी चीजें आयुर्वेद में वर्णित है और जिसके कारण हड्डियों का जल्दी से जल्दी जुड़ना संभव है। आप देखेंगे अगर उम्र के हिसाब से हड्डियां जल्दी जुड़ के नहीं आती है। आधुनिक डॉक्टर्स भी उसको प्लास्टर लगाकर कभी कभी 21 दिन बताते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा समय भी लग सकता है। तो ऐसे में आयुर्वेद में जो दी गई दवाइयां हैं उसका अगर आप इस्तेमाल करें तो वो 21 दिन से पहले भी जुड़ के आ सकती है। या और जो बूढ़े लोग हैं उनमें कभी कभी ज्यादा दिन लगते हैं, 21 से 40 दिन, कभी कभी 50-60 दिन भी लगते हैं। तो उनमें अगर ये इस्तेमाल करें तो उनकी जल्दी से जल्दी हड्डियां जुड़ने में मदद हो सकती है। तो ये दवाइयां हमारे आयुर्वेद में, हमारे प्राचीन शास्त्रों में उपलब्ध है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो आपने जो सवाल पूछा वो बहुत अच्छा था। तो बहुत से लोगों को मतलब जो इमरजेंसी आ जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो उन्होंने नजदीक के आयुर्वेदिक वैद्य से वहां पे जाके दवाइयाँ क्या क्या लेनी चाहिए और उसके ऊपर और कौन सा लेप लगाना चाहिए, ये सब जाकर देखना, उनसे जानकारी लेना और वो चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। तो अस्थि भग्न यानी कि हड्डियाँ टूट गई है, ऐसे समय पे उस पर प्लास्टर किया जाता है। डॉक्टर आपको प्लास्टर लगाकर घर पे उसमें जो ठीक होने के इंतजार करता है। तो उस समय पे भी आप अगर आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अर्जुन शाल है, शंख शुक्ति कपर्दिक है, कामदूदा जैसी कैल्शियम बढ़ाने वाली दवाइयां हैं, तो आपकी रिकवरी जल्दी होती है, यानी कि आपका हड्डियां जल्दी जुड़कर आ जाती है।
अगर आपका डिसलोकेशन हो गया है, कोई भी शोल्डर डिसलोकेशन है या फिर अलग कोई जॉइंट का डिसलोकेशन है, तो उस समय में आप लेपन चिकित्सा कर सकते हैं। एक बार जब भी वो हड्डी उसको मतलब जो सांधी है उसको बिठा दिया, वो डिसलोकेशन एक बार करेक्शन कर दिया, तो उसके बाद में आप लेपन कीजिएगा। उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ के मसल्स, टेंडॉन्स, बर्सा, ये सब की जो रिकवरी है वो फास्ट होने में मदद होती है। जिसको आपको 40-50 दिन लगेंगे वो आपके कम से कम समय में 20 दिन में हो जाएगा। ये आयुर्वेद की विशेषता है। इसके अलावा जो अभी आपने सवाल पूछा था, रिकवरी यानी कि प्लास्टर वगैरह निकलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम तेल की धारा करना, मतलब वहाँ पे अगर सूजन है तो तेल की धारा करने से वहाँ की सूजन बहुत जल्दी कम हो जाती है। उसके बाद में तेल से मालिश करना, ऐसे अलग अलग बहुत सारे औषधि तेल हैं जो चिकित्सक के मार्गदर्शन के अनुसार आपको लेने हैं, लगाने हैं, और उस तेल को मालिश करने की वजह से आपकी हड्डियाँ जल्दी रिकवर हो जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी आयुर्वेद में चिकित्साएं उपलब्ध है, यह आप चिकित्सक के मार्गदर्शन के अनुसार कीजिए। आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी, बहुत सारी जानकारी दी। एक प्रश्न मुझे आया है, बुजुर्गों में घुटनों का दर्द काफी कॉमन है और काफी बार बात नी रिप्लेसमेंट तक पहुंच जाती है और वो बहुत डरावना समय रहता है नी रिप्लेसमेंट करना। क्या आयुर्वेद हमें नी रिप्लेसमेंट से बचा सकता है? जी जी बिल्कुल। आयुर्वेद में नी रिप्लेसमेंट को बचाने के लिए भी बहुत सारी चिकित्साएं उपलब्ध है, जैसे कि जानू बस्ती, यानी कि घुटनों पे ऐसा कवर करके उसमें गुनगुना तेल अंदर रखते हैं। उसके कारण क्या होता है, वो जो गर्म तेल है, जो गुनगुना तेल है, वो जोड़ों के अंदर जाकर वहां पे वो जोड़ों को रिपेयर करने का काम करता है। नी के ऊपर, मतलब कि जो हमारा जानू संधि है उसके ऊपर जो बस्ती की जाती है उसे जानू बस्ती कहते हैं। यह चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सालयों में, मतलब पंचकर्म चिकित्सालयों में उपलब्ध है। इसके अलावा जो बस्ती हम कहते हैं हमेशा, वो बस्ती करनी चाहिए, यानी कि पहले पूरे बदन को तेल लगाकर मालिश करना, फिर उसके बाद में औषधि काढ़ों से उसकी भाप लेना पूरे बदन को, और फिर उसके बाद में बस्ती लेना। यह अगर चिकित्सा दोनों एक साथ की जाए तो नी रिप्लेसमेंट टालना बहुत ही संभव है। तो आपको और दर्शकों को भी बता दूं, आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करके ही इन सब चीजों के बारे में आगे विचार कीजिए। लेकिन आप एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि जोड़ों का दर्द शुरू होने के तुरंत बाद ही आपको ये सब करना जरूरी है। एक बार नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर हो गई तो आयुर्वेद चिकित्सक उसके बाद में आपको ये सब चिकित्सा देके आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो एक बार जोड़ों का दर्द अगर शुरू हो गया है तो आप जरूर नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर सलाह और उसका परामर्श कीजिए। दोस्तों, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हम हैं, हमारे डॉक्टर्स और हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमें जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू डॉक्टर जी। अब आपके दोस्त और होस्ट को इजाजत दीजिए। आरोग्यम के अगले एपिसोड में जरूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। नमस्ते।